में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे की। 5 महीने के आसपास का समय और 3 दौरे, 1 महीने में 2 दौरे। हालांकि पहले के जो दौरे रहे या फिर कहें कि ये जो दौरा रहा, इसका 50-50 कह सकते हैं। एक राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण और दूसरा एक सभा, जिसके जरिए कह सकते हैं कि राजस्थान में चुनावी हलचल का आगाज कहूंगा इसे मैं। चुनावी सभा का आगाज तो इसे नहीं कह सकते, समय है अभी, लेकिन प्रधानमंत्री आते हैं, एक राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं। साफ है कि वो चुनावी लाभ हानि सब देख करके भी चलते हैं। वो जिस बेल्ट में आए हैं, दौसा क्षेत्र में, हम कहें कि पूर्वी राजस्थान, उसमें बीजेपी को 2018 में सर्वाधिक नुकसान हुआ और
हालांकि लोकसभा में फिर गेन किया बीजेपी ने, लेकिन विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ। और अगर उस क्षेत्र को साथ दिया जाता तो लगता है कि सरकार बीजेपी वापसी कर सकती थी। खैर, लेकिन ईआरसीपी जिसको लेकर के चर्चाएं थी कि शायद मोदी जी उस पर कुछ बोलेंगे, उससे ठीक पहले अशोक गहलोत ने ट्वीट भी किया, उसके बाद में जब अवसर आया तो बोले भी। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी को लेकर के जो समिति बनी है उसकी रिपोर्ट को फाइनलाइज कर दिया गया है और पुरानी पार्वती, काली सिंध और चंबल, इनका एक मिला करके, जिसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश से भी और कुछ राजस्थान से भी आता है, उसको लेकर के तैयार किया जा रहा है। ये योजना अगर मूर्त रूप लेगी तो लगता है कि राजस्थान के 13 जिलों, जिसमें सीधी लगभग 50 विधानसभा सीट का असर होता है। खैर, बड़ी योजना, बड़ा पैसा होता है हर पार्टी। अब कोई कहे कि पानी में भी राजनीति होती है, कोई एक पार्टी ना कहे दूसरी करे तो भला दूसरा क्यों चुप रहेगा। तो सियासत सब जगह होती है। खैर चले, लेकिन प्रधानमंत्री जी के दौरे और उनके कथन, ईआरसीपी, तमाम पहलुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजेंद्र शर्मा साहब विश्लेषक हैं, राखी राठौड़ जी हमारे साथ भाजपा से हैं, कांग्रेस से राजेंद्र आर्य साहब हैं। सभी का स्वागत है। मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। शर्मा साहब, पहले मानगढ़ धाम अक्टूबर 30, उसके बाद में भीलवाड़ा के आश्विन, जहां भगवान देवनारायण के 1111वीं प्राकट्य उत्सव में, और अब देश के सर्वाधिक लंबे, प्रदेश का नहीं है, देश का सर्वाधिक लंबा हाईवे, जिसके एक पार्ट का लोकार्पण किया। निश्चित रूप से उसका बड़ा बेनिफिट न केवल राजस्थान, बहुत सारे लोगों को मिलेगा। खासकर अभी मैं किसी दोस्त से मुंबई बात कर रहा था, उन्होंने पूछा कैसा हाईवे बना, आपने देखा क्या? मैंने फोटो शेयर की उनके साथ में कि ट्रेन से जब जाते हैं तो लंबा समय लगता है, बिल्कुल, और इस ड्राइविंग का एक अलग मजा होगा, तो निश्चित रूप से उसका अपना एक आनंद होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने धनबाद में जो सभा की वो साफ एक सियासी सभा थी। प्रधानमंत्री जी के दौरे, ईआरसीपी, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी साफ बात होनी चाहिए कि अब चुनावी दौर है जी, और चूंकि अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं, इसलिए इस तरह के दौरे और इस तरह के आयोजन लगभग बार बार हमको देखना पड़ेंगे। कभी प्रधानमंत्री जी आएंगे, कभी कोई सेंटर से दूसरे मिनिस्टर आएंगे, कभी कोई तीसरे मिनिस्टर आएंगे, कभी किसी पार्टी के अध्यक्ष आएंगे। मतलब ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है। इसलिए ये कहना है कि अब ये शुरुआती दौर है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर पार्टी को चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए उनको पब्लिक से सीधा संवाद कायम करना है। संवाद कायम करने के लिए रैलियाँ या इस तरह के जो आयोजन है वही एक माध्यम बन सकते हैं। इसलिए चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आप हो जो कि धीरे धीरे उभर रही है, या दूसरी पार्टियां हैं, सब के सब जहां भी उनको संभावित क्षेत्र लगता है, किस तरह से वोटों को अपनी ओर मोड़ा जा सकता है, किस तरह से मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता है, इस सब के लिए वो लोग इस तरह के आयोजन करेंगे ही करेंगे। अब उनका एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि किसी योजना का, परियोजना का उद्घाटन हो, बहाना मतलब कुछ भी हो सकता है, बाकी सत्ताधारी दल द्वारा और विपक्ष द्वारा, दोनों द्वारा इस तरह की चीजें बार बार होगी। और चुनावी दौरान मतलब चुनावी जो कैंपेन शुरू हो चुका है, भले हम कहें कि साहब अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ, चुनाव की कोई घोषणा नहीं हुई, पर क्योंकि पूरे का पूरा जो स्थिति है बजट के बाद से इलेक्शन मोड में आ जाते हैं। इलेक्शन मोड में वैसे तो साल के शुरू से, और यूं कहें तो आजकल राजनीतिक दलों को बेचैनी और बेसब्री इतनी होती है कि चुनाव के रिजल्ट आने के कुछ महीने बाद ही सक्रिय हो जाते हैं। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी आएंगे और भी लोग आएंगे, पार्टियों के अध्यक्ष भी आएंगे, क्योंकि राजस्थान में इसी साल चुनाव होने वाला है। कांग्रेस चाहेगी कि हम कंटिन्यू इसे रिपीट करें, जो मुख्यमंत्री कह भी चुके हैं कई मर्तबा कि 156 सीट, मेरा भरोसा और मेरा विश्वास कह रहा है कि सरकार हम बनाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी का मानना है कि चंद वोटों से, 1.5 लाख के आसपास का गैप था उस वक्त, इतने से वोटों से हारे, और जनता ने 2019 में फिर 25 सीट भाजपा की झोली में डाली, तो हमारा जनाधार खत्म नहीं हुआ है और हमारे पास में एक बड़ा चेहरा है जिसके नाम पर हम वापसी कर सकते हैं। क्योंकि बीजेपी में यह साफ जाहिर हो रहा है कि फिलहाल पता नहीं कल क्या होगा, कि चुनाव किसके नाम पे लड़ा जाएगा। वो है नरेंद्र मोदी, कमल का फूल, ये बात क्लियर हो चुकी है। अभी तक
कल का मैंने पहले कहा कि पता नहीं किसके नाम पे, लेकिन आज ये जो दिखाई दे रहा है तो उनके पास में एक लीडरशिप है, उसे भरपूर कोशिश की जाएगी भुनाने की, वो चाहे योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे उनके दौरे करा के, वो धार्मिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, सियासी हो सकते हैं। आर्य साहब, आपके पास आना चाहूंगा। इसी रूट से राहुल गांधी निकले थे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, और खासकर उस रूट को चुना जिसमें बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ और कांग्रेस को फायदा रहा। अब नरेंद्र मोदी जी उसी क्षेत्र में अपनी सेंध मारने के लिए आए। उन्होंने योजना के नाम पे भी और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, खासकर मीना गुजर बेल्ट, जिस बेल्ट को साधने की कोशिश की जाएगी। देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका राजस्थान में आपने जैसा बताया अक्टूबर में, और उसके बाद में अभी 15 दिन पहले भीलवाड़ा में आए थे। तीसरा ये दौरा है, तो करीबन 3 महीने के अंदर तीसरा दौरा है और 15 दिन में दूसरा दौरा है। तो निश्चित रूप से अगर वो राजस्थान को कोई सौगात दे के जाते तो हम उनका स्वागत भी करते हैं। प्रधानमंत्री के नाते उनका हमेशा स्वागत रहता है राजस्थान में। लेकिन तमाम परियोजनाओं के ऊपर जो लंबित परियोजना तो चौथा दौरा है। अभी आबू रोड भी आके गए थे, आबू रोड भी आए थे, तो वो थोड़े 2-4 घंटे का ही था। तो यूं भी कहें तो हम तो हमेशा स्वागत ही करते हैं कि प्रधानमंत्री हैं तो आए और वो प्रदेश को कोई ऐसी सौगात दें जिससे प्रदेशवासियों का भला। और हम तो सिर्फ उन्हीं के जो वादे हैं, चाहे जुलाई 2018 के अंदर उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना के लिए भी कहा था, और फिर उसके बाद में अक्टूबर 2018 के अंदर भी कहा था कि मैं सकारात्मक रूप से इस परियोजना पर। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीसी के माध्यम से भी उनको निवेदन किया कि साहब आप इस परियोजना को, क्योंकि ऑलरेडी इस देश के अंदर 16 राष्ट्रीय परियोजनाएं चल रही है और अगर 17वीं भी हो जाती है, और चूंकि राजस्थान एक पानी की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है और पानी की उपलब्धता यहाँ पे सबसे कम है, तो उस वजह से पानी की, और जब सबसे बड़ी बात क्या है राजेंद्र जी, जो उन्होंने कहा कि पुरानी पार्वती, काली सिंध और चंबल को जोड़ करके एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है जिसका बेनिफिट मध्य प्रदेश को मिलेगा, राजस्थान को भी मिलेगा। अब राजस्थान सरकार की और मध्य प्रदेश सरकार के बीच डायलॉग होने का इंतजार है, हमारी तरफ से मंजूरी है। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ बातों में उलझा के ही किसी काम को उलझा देते हैं। समस्या क्या है कि जब इस परियोजना की डीपीआर भाजपा के शासन में बनी थी, वसुंधरा जी का कार्यकाल था, तो उसके अंदर जो डीपीआर बनी थी उसके अंदर, और 2006 के अंदर जो था उसके अंदर भी ये था कि भाई क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो फ्लड का पानी जो आता है, मतलब जो बाढ़ का पानी आता है, उस बाढ़ के पानी का हम तो कहते हैं कि भाई 10% भी उपयोग हो जाए ना तो राजस्थान के लिए ये परियोजना बन सकती है, क्योंकि ये सारा का सारा पानी बह के यमुना में चला जाता है चंबल का। तो यहाँ पर यही जरूरी था, और बार बार ये कहते हैं मध्य प्रदेश ने बिना राजस्थान की कंसेंट के अपने क्षेत्र में सारा काम कर लिया। अब वो जब राजस्थान को बनाने की बारी आती है तो वो कहते हैं कि नहीं साहब बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी अल्टीमेटली वहीं से आ रहा है। तो उन्होंने जहां उनके डैम बने उन्होंने कभी भी राजस्थान से कंसेंट नहीं ली, जबकि अगर कोई परियोजना होती है तो कंसेंट लेनी होती है। हमारे यहाँ पे भी जो डैम्स बन रहे हैं, करीबन 26 से ज्यादा डैम है, वो तमाम डैमों को जोड़ के, नदियों की बेसिन्स को जोड़ के, और जो फ्लड में जो पानी जा रहा था कि ये जो मतलब चंबल की सहायक नदियां हैं जिनको जोड़ के, और जो धौलपुर में आपको पता है कि सेंट्रल वाटर कमीशन का गेज भी लगा हुआ, वहां पे लगातार बारिश के मानसून के अंदर पानी बह कर जाता है, उसी पानी का उपयोग है। तो यहाँ पर एक संघ की जो भूमिका होती है, यूनियन ऑफ स्टेट्स की जो भूमिका होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की भूमिका वो होनी चाहिए। प्रधानमंत्री विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं, जबकि अभी ये कह रहे हैं कि भाई आप राष्ट्रीय परियोजना की बात कीजिए ना, बाकी मध्य प्रदेश के साथ क्या है वो एक सेकेंडरी इशू है। आपने राष्ट्रीय परियोजना का वादा किया था, हम आपको आपका वादा याद दिला रहे हैं। अगर 16 परियोजनाएं चल रही तो 17वीं क्यों नहीं चल सकती? तो बार बार ये बात आती है, अभी राखी जी भी कहेंगी ये बात, और मैं विधानसभा में सुनता हूँ, सब मंच से सुनता हूँ। बीजेपी का साफ ये कहना है कि इस बात को लेकर के गुमराह कर रही है कांग्रेस। ये बात आई, बात से खारिज नहीं कर रहे हैं, पहले मना किया जाता होगा लेकिन अब मना नहीं कर रहे, चर्चा नहीं की गई, पे चर्चा की गई, लेकिन ये वादा नहीं किया कि हम पानी देंगे। नहीं योगेंद्र जी, मैं फिर बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि ये परियोजना राष्ट्रीय परियोजना होने के बाद में भारत सरकार की भूमिका बड़ी होती है। अब राज्य अपने स्तर पर डैम्स बना रहा है, चाहे आपको पता है कि चाहे इसरदा का डैम हो, चाहे नवनेरा हो, ये डैम्स हमारे बन रहे हैं, और भी हमारे दूसरे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी हमारा काम हो रहा है। लेकिन अब समस्या क्या हो रही है कि जब केंद्र अगर इस पे ग्रांट देता है और केंद्र जब राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देता है तो वो तस्वीर पूरी तरीके से बदल जाती है। अब यहाँ पे समस्या सिर्फ इतनी है कि प्रधानमंत्री और भाजपा के टाइम में ही ये राष्ट्रीय परियोजना की मांग उठी थी, अगर उसी के अनुरूप अगर काम होता है तो यहाँ राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है ना। आप अपने कहे गए वादे के ऊपर भी खरे उतरे ना, तो
कोई दिक्कत नहीं है। चाहे सेंट्रल वाटर कमीशन की बात हो, सेंट्रल वाटर कमीशन केंद्रीय मतलब जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आता है, तमाम है। डीपीआर बनाने वाले भी वहीं पे सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अंदर सलाहकार है। तो सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अड़चन पैदा करना कि राजस्थान सरकार ही मध्य प्रदेश से बात करे, वो मेरे ख्याल से अभी वापस आपके पास में। मैं राखी जी हमारे साथ में। राखी जी, बहुत बार ईआरसीपी को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन अब चर्चा इस वजह से लाजमी है कि प्रधानमंत्री जी आए और उनका कहना है कि प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, उसको समिति ने अपनी ओर से फाइनलाइज भी कर दिया है, दोनों सरकारें बात करेंगी। यहाँ मेरा एक सवाल ये है कि मैं यूं पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, क्या वास्तव में, ये तो आप जवाब दीजिएगा ही, क्या वास्तव में वक्त आ गया है कि पानी के विवाद केवल राजस्थान या मध्य प्रदेश के बीच नहीं है, बहुत सारे राज्यों के बीच है। हमारा हरियाणा से भी है, पंजाब से भी है, यूपी से भी है, मध्य प्रदेश से भी है, गुजरात से भी है, जहां भी नेबर स्टेट्स हैं सभी के साथ में। और ऐसी स्थिति होती है कि ना स्टेट्स की बात है ये, जैसे कि एक दूसरे देश के बीच में स्थितियां बन रही हों, क्योंकि पानी भविष्य की चुनौती भी है। तो मैं एक तो ये जानना चाहूंगा कि जो भी राजेंद्र जी कह रहे थे वो, दूसरा क्या वास्तव में इस पे कोई ऐसी बॉडी बनी हुई है, लेकिन इसको फंक्शनली उसे वास्तव में अप्रोच करनी चाहिए कि राज्यों के बीच जो विवाद है उसे निपटाया जाए, क्योंकि कोर्ट्स के फैसले हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कोर्ट्स के फैसले। मैं तो ये मानती हूँ कि पानी एक ऐसा विषय है, स्पेशली राजस्थान के लिए, जो बहुत एक इम्पोर्टेंट विषय है। 42-43% जनसंख्या हमारी उन 13 जिलों में निवास करती है जिनके लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से केन बेतवा नेशनल प्रोजेक्ट चालू किया, वैसे ही वो पीकेसी प्रोजेक्ट, इंटरलिंक्ड रिवर प्रोजेक्ट के रूप में इसको लेना चाहते हैं, जिसमें 90:10 का रेशियो रहेगा। 90% खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा और 10% स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। और देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बना करके दोनों सरकारों को प्रपोजल भेज दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह से, देखिए आप योगेंद्र जी, इस बात को आप मानेंगे और बहुत अच्छे से लोग भारत देश की विजुअलाइज करते हैं कि आज इंप्लीमेंटेशन में अगर कहीं हम बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, विजुअलाइज करते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो रोड जिस लेवल के, जैसे आपने भी चर्चा की कि आपके फ्रेंड जो मुंबई रहते हैं, उन्होंने देखा कि किस तरह से हम जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का एक छोटा सा हिस्सा का लोकार्पण कल प्रधानमंत्री जी ने किया, जहां पे हम कहते हैं कि हवाई जहाज तक भी उतर जाएंगे, बिल्कुल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, निश्चित तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट की एक प्रतिबद्धता दिखाता है कि वो लोगों के लिए उनके काम को समय पर पूरा करने का जो काम कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और यही विश्वास जनता का विश्वास है, जिस कवच की बात प्रधानमंत्री जी ने संसद में कही, और उसी प्रतिबद्धता के माध्यम से आप देखिए कि दौसा के अंदर जो सभा हुई, उसमें भी प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि पानी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, पानी हम लाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, स्टेट गवर्नमेंट अभी बहुत सारे बांधों की बात कर रही थी। मैं इस चर्चा को बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप लेना नहीं चाहती, लेकिन राजेंद्र आर्य जी ने कहा, मैं पूछना चाहती हूँ, माही डैम के अनाउंसमेंट हुआ था ना 2000 करोड़ का लास्ट ईयर, लेकिन कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ईआरसीपी के लिए सबको मालूम चल गया कि किस तरह से कॉर्पोरेशन बना करके उसको एक इंडिपेंडेंट यूनिट बना दी। 9000 करोड़ का पिछली बार प्रोविजन किया, इस बार भी प्रोविजन किया, पर रिजल्ट क्या है ग्राउंड लेवल पे? योगेंद्र जी, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, मुझे लगता है कि जनता इस बात को विश्वास नहीं करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट इसको करना चाहती है। स्टेट गवर्नमेंट की जो वित्तीय हालत है वो है ही नहीं ऐसी कि वो इतनी सारी योजनाएं जो इन्होंने बताई हैं वो ग्राउंड लेवल पर ले आए। चिरंजीवी योजना की क्या हालत हो रही है, हम रोज अखबारों में देख रहे हैं। ये तो घोषित जो है लोगों ने मना कर दिया, जो हॉस्पिटल से उन्होंने मना कर दिया इस योजना के लिए। पहले घोषित तौर पर भी आप जाओगे तो किस तरह का आपसे बिहेवियर था दिखना है। तो इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है, मुझे अभी भी लगता है। मैं तो अभी भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि जो प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आया हुआ है उसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको राजनीति की भेंट ना चढ़ने दी जाए, क्योंकि इंटरनल भी तो इश्यूज हैं। हम जब हाईवेज की बात करते हैं तो आप देखिए जोधपुर के अंदर भी जो हाईवेज बनाने की बात है, तो लगातार ट्रस्ट किस पर हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट पर हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा मोदी जी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक फायदा नहीं, ग्राउंड पे जाने के बाद में मल्टी फोल्ड फायदा होता है। आपको व्यापार में, आपको पर्यटन में, रणथंबोर हमारी जो गार्डन है अपना, जो सेंचुरी, उसमें बहुत फायदा होगा। केवला देवी उद्यान है अपने, उसमें फायदा होगा। सीएम ने 5 नेशनल हाईवेज की भी डिमांड की है कि है उनका बजट स्वीकृत है, उन पे अगर काम शुरू हो इसी स्पीड से तो जनता को राहत मिलेगी। बिल्कुल, देखिए आप देखिए नेशनल हाईवेज जो यूपीए गवर्नमेंट के अंदर 13 किलोमीटर पर डे बनते थे, आज पूरे देश में 30 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं। और वो मैंने कहा आपसे कि ये लोग देख रहे हैं, ये डिफरेंस ऐसा है, जो सड़कों का जाल हमारे देश में बन रहा है जो वर्ल्ड क्लास। पहले सोचते थे ऐसा कि हमारी भी रोड ऐसी बनेगी जिसपे हवाई जहाज उतरेगा, लेकिन आज रियलिटी में ये चीज आई है कि हम उस वर्ल्ड क्लास लेवल पे, आप ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए आप। हम कुछ दिन पहले हमारे रेल मंत्री भी यहाँ जयपुर में आए, हमने देखा कि कैसे जयपुर का भी जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, वो बहुत हाई लेवल पर बनेगा, और कैसे वंदे मातरम एक्सप्रेस हमारे अप्रैल या मई के महीने में भी जयपुर को भी मिलेगी। तो इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दीलियां हुई हैं, उसके बाद भी अगर ये कहा जाए कि हम डाउट है, हमें कुछ देके नहीं गए, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। मुझे ये पूरा विश्वास है कि भारत देश की जनता को, प्रधानमंत्री पे पूरा विश्वास है कि बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी गड़बड़ के वहां पे इंप्लीमेंटेशन होगा, और समय पर पूरा करने का काम अगर कोई किया है, एक परिपाटी चेंज हुई है सरकार की, वो चेंज है। और डिफेंस की तो मैं मेंशन करना ही चाहूंगी, जहां पर हम लोग हर चीज को इंपोर्ट किया करते थे, आज सेमीकंडक्टर से लेकर हवाई जहाज हम बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह के जो अमूलचूल परिवर्तन हमने पूरे देश में किए, एक बहुत बड़ी बात है, और यही गर्व है जनता को, यही विश्वास है, और यही कवच है आदरणीय मोदी जी का, जो उनको प्रोटेक्ट रखता है, चाहे कितने भी अटैक्स किए जाए, लेकिन अल्टीमेटली उनकी प्रतिबद्धता के लिए जनता विश्वास है उनको कि वो विश्वास लगातार कायम रहेगा और इंप्लीमेंट चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। राजेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूंगा। बीजेपी का अपना दावा होगा, कांग्रेस का अपना दावा होगा, बहुत सारी चीजों को लेकर सवाल खड़े किए जाएंगे। अशोक गहलोत जी ने ईआरसीपी को लेकर के फिर कहा, बॉल राज्य के पाले में डाली, लेकिन इससे जनता को क्या राहत मिल पाएगी? देखिए, बेसिकली जनता को राहत तो तब मिलेगी जब वहां पर पानी की कोई व्यवस्था हो जाए। बिल्कुल। पूरी डीपीआर बन गई, पहले भी बनी थी, दोबारा बन गई। अब पीएम साहब कुछ कर रहे हैं, सीएम साहब यहाँ से कह रहे थे कि हम स्टेट लेवल पे भी कुछ कर रहे हैं। पर देखने वाली जो चीज़ है कि जो ये इस प्रभावित क्षेत्र के अंदर जो जिले आ रहे हैं, उन जिले के जो नागरिक है, जो किसान है और आम नागरिक है, जिनको पानी की दिक्कत, सिंचाई के लिए भी दिक्कत आ रही है, पेयजल के लिए आ रही है। एक इशू ये भी उठ रहा है कि शायद जो नई परियोजना बन रही है उसके अंदर पेयजल को प्रमुखता दे रहे हैं, सिंचाई को नहीं दे रहे। पर हमको, क्योंकि यदि समग्र विकास करना है, समन्वित विकास करना है, समेकित विकास करना है, तो सिंचित क्षेत्र के प्रति भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा। छोटा सा सवाल हो रहा है, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं कि सियासी हलचल की, ये 13 जिलों के लिए क्या वास्तव में सियासी मुद्दा रहेगा, या लोग उन सब चीजों के बीच में ये मुद्दा दफन हो जाएगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि ये चुनाव तक इससे पानी वहां के लोगों को मिल पाएगा। देखो, चुनाव तक तो पानी चाहे आज परियोजना घोषित हो जाए तब तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें लंबा टाइम लगेगा। अभी 2-4 आज यदि प्रोजेक्ट फाइनल हो जाता है, प्रोजेक्ट की घोषणा हो जाती है, उसके लिए वित्तीय प्रबंधन हो जाता है, उसके बाद में भी पूरे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको आधारभूत सुविधाएं बनाने के लिए 3 साल का वक्त चाहिए। जमीन आपको एक्वायर करनी पड़ेगी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको दूसरी चीजों के टेंडर करना। क्योंकि देखिए, बीजेपी अपना दावा कर रही है, कांग्रेस अपनी बात कह रही है, जनता के जहन में ये मुद्दा है, क्योंकि वो प्यास तो थी, उसको और जागृत कर दिया पॉलिटिशियंस ने। तो चुनाव में मुद्दा रहेगा ये? नहीं, अभी देखो आज तारीख में तो मुद्दा है, पर अब चुनाव तक किस स्थिति में पहुंचता है, क्योंकि चुनाव तक आप देखेंगे कि एक के बाद एक नए नए मुद्दे उभर करके आएंगे। बिल्कुल। सरकार के इसके बजट का भी लेकर कई मुद्दे उठेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले बजट को लेकर के भी कई मुद्दे उठेंगे, ईआरसीपी तो है ही है, और प्लस आप, लेकिन ये कितनी बड़ी परियोजना है कि ये इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। और इसके साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल सिचुएशंस बीजेपी में चल रही है, कांग्रेस में चल रही है, जातिवाद को लेकर के चल रही है, उनके भी असर हमको दिखाई देगा निश्चित रूप से। जी राजेंद्र जी, आप लोगों के दावे से आपको लगता है कि पब्लिक संतुष्ट हो पाएगी कि साहब प्रधानमंत्री जी आए लेकिन देखे नहीं गए, और हम लोग इतने टाइम से कोशिश कर रहे हैं, ये योजना केंद्र सरकार को बनानी चाहिए, जबकि हमने 9,000 करोड़ पहले, 13,000 करोड़ रुपए अब मुकर्रर की हैं, जनता संतुष्ट होगी इससे? देखिए योगेंद्र जी, जनता बिल्कुल संतुष्ट होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 13 से 18 का कार्यकाल वसुंधरा जी का था, और 14 से लेके 22 तक, और मतलब 14 से लेकर 19 तक, और 19 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री जी। तो ये उसी कार्यकाल में जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे, वसुंधरा जी यहाँ पर मुख्यमंत्री थी, और उसी दौरान डीपीआर बनी थी, और उसी दौरान डीपीआर के साथ में ये जल शक्ति मंत्री जो है उसके दूसरे विभाग के अंदर थे। तो आप एक चीज सोचिए कि भाजपा का स्टैंड कैसे बदल सकता है, जबकि उस वक्त राष्ट्रीय परियोजना के नाम पे डीपीआर बनी थी। हाँ, डीपीआर में माइनर चेंजेस हो सकते हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन एक सेंट्रल अथॉरिटी है, वो भारत सरकार के अधीन आती है, जल शक्ति मंत्रालय के अधीन आती है, और अगर ये माइनर है, मैं तो फिर बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जो संघ की भूमिका होनी चाहिए, यूनियन ऑफ स्टेट्स की जो भूमिका होनी चाहिए, वो दूसरे राज्यों को भी साथ में बिठाए, उसका निपटारा करे। राजेंद्र जी देखिए, आप मध्य प्रदेश के अंदर पब्लिक के बीच जब जाते हैं, देखिए आज पब्लिक बहुत सारी चीजों को चौराहे पे बैठ के चर्चा करती है, चुनावी सभाएं होंगी, आप लोगों की आक्रामकता आएगी, जैसे जैसे चुनाव की डेट्स नजदीक आएंगी, उस समय क्या असर होगा इनका? आप अपना दावा करेंगे? नहीं, दावा नहीं है सर, मैं आपको फिर बता दूं, हम
हम पूरे क्योंकि अब वादे करने का देखो वक्त नहीं है, तो दावे की बात की जा रही है। हम झालावाड़ से जब भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ से राजस्थान में चमली बॉर्डर से एंटर हुई थी, उसके बाद में हम अलवर में मतलब नूह के आगे, नूह के पास में वो यात्रा हरियाणा में एंटर हुई थी, रामगढ़ के आगे थोड़ा। तो उस पूरे के पूरे रूट के ऊपर ये तमाम वो पूरा एरिया था जिसके अंदर ये पूरी मतलब ERCP का एरिया, पूरी राजस्थान का एरिया था। उस पूरे इलाके के अंदर हम पैदल चले, हमने किसानों से बात की, तो वो लगातार यही बात कहते कि भाई केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने के बाद में, और हमने तो हमारे वित्तीय संसाधन, छोटा सा यहाँ पे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि पब्लिक केंद्र सरकार से डिमांड कर रही है या राज्य सरकार से? नहीं, राज्य से तो ये है कि भाई जो ऑलरेडी जो डैम्स पे काम चल रहा है, चाहे इसरदा पे हो चाहे नवनेरा पे हो, वो काम तो चल ही रहा है, धरातल पे वो काम चल रहा है। लेकिन राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने के बाद में जो गतिरोध मध्य प्रदेश सरकार के साथ में है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने फिर आपको बताया कि जो फ्लड का पानी है, जो मतलब बाढ़ के अंदर जो हालात बनते हैं, आप लगातार आप सेंट्रल वाटर कमीशन के डेटा उठा के देख लीजिए कि पूरा का पूरा जो बांध मतलब वो पानी जो बहकर यूपी में चला जाता है, उस पानी को रोक के उसका 10% भी अगर राजस्थान में रोक लिया जाए डैम्स बना के या नदियां बना के चैनलाइज करके, तो मेरे ख्याल से कोई समस्या रहती नहीं है। यहाँ पे राजनीति, ये पब्लिक की ओपिनियन आती है। नहीं, पब्लिक की ओपिनियन है, जनता यही चाहती है कि भाई जो बात 2013 से 18 के बीच में भाजपा का स्टैंड था, वो स्टैंड सरकार बदलने के बाद क्यों बदल गया। इसीलिए ये गंदी राजनीति की बू आती है कि इस परियोजना को राजनीतिक द्वेष भावना से लटकाया, यानी कि आपको तो वहां की पब्लिक 13 जिलों की क्लीन चिट दे रही है, बॉल बीजेपी के पाले में। राखी जी, सुना आपने? देखिए, मुझे लगता है योगेंद्र जी, ये पुरानी बातें कह के अब नहीं चलेगा काम, क्योंकि अब रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। ये इसरदा बांध की बात कर रहे थे, नवनेरा बांध की बात कर रहे थे, उनकी क्या स्थिति है, किस ग्राउंड लेवल पर आकर के वो स्टेटस है उनका, वो भी जनता को बताना पड़ेगा। ERCP कॉर्पोरेशन आपने कंडक्ट बनाया पिछली बार, उसने क्या किया वो भी बताना पड़ेगा। और पुरानी बातें लेके चलेंगे तो मुझे लगता है जनता वैसे ही नकार देगी, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने तरीके बताया कि ये तरीका है जिससे कि दोनों गवर्नमेंट के बीच में एक सामंजस्य बैठ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हट धर्मिता है। प्रॉब्लम ये मुख्यमंत्री जी की कि अगर उस कंसेप्ट को ये फॉलो करते हैं, उसको अलाउ करते हैं, तो उससे अल्टीमेटली जनता में ये मैसेज जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस काम को कर दिया। एक्चुअली क्या कर रहे हैं सीएम साहब, ना खुद कर रहे हैं ना करने दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं चलो ठीक है, आपने अनाउंसमेंट किया 9,000 करोड़ का, पिछली बार आपके पास प्रोविजन था ना, आप पूछिए ना क्या कर लिया आपने काम, उसमें 13,000 का फिर डाल दिया। ये हवाई बातें हैं, पुरानी बातें लोग नहीं समझेंगे, वो एक्चुअली ग्राउंड पे रिजल्ट चाहेंगे। मैंने पहले भी कहा आपको, माही डैम है, आपने अनाउंस किया था 2,000 करोड़ का, उसमें प्रोविजन कुछ जीरो काम हुआ है, जीरो। तो ये जो काम है ना, ये जो बड़ा जीरो है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो काम है वो हम लेकर जाएंगे, ये भी अपने काम लेके जाएंगे, क्योंकि पुरानी बातें हो गई। आप सोचिए 14 से लेके 18 फिर बार बार आप वही बातें अगर रिपीट करोगे तो जनता कहेगी भाई आज बता दे काहे कर दी हो। तो जब तक ये नहीं बताएंगे आज की डेट में क्या हुआ है, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। जनता स्मार्ट है, वो समझती है कि कौन काबिल है, किसके पास वित्तीय संसाधन है जो इसको करवा सके, और निश्चित तौर पर जब डबल इंजन की सरकार आएगी तब इस काम को 100% पूरा होगा और इन जिलों को रिलीफ मिलेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ना तो खुद करना चाहते, मोदी जी ने कही दिया, ना विजन है ना वजन है अपनी बातों पर, और यही नतीजा है कि कोई रिजल्ट ला नहीं पाते। बजट भी हवाई है, कहीं पे कुछ रिजल्ट आएगा नहीं। और ये बजट में चैलेंज करती हूं कि इनकी सुसाइडल अटेम्प्ट है, क्योंकि अल्टीमेटली जब अक्टूबर में हम जाएंगे तो यही कच्चा चिट्ठा लेकर जाएंगे, बताइए ये अनाउंसमेंट्स किए थे कहां है ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि होगा जाना कुछ होना नहीं है। यही सबसे बड़ी समस्या इस सरकार की है। चलो, इंतजार है चुनाव का, और दोनों ही तरफ से अपने अपने वादे होंगे, अपने अपने दावे भी होंगे, लेकिन जनता है सब देखती है। लेकिन कोई भी हो, अभी फिलहाल वहां की प्यास बुझी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कुछ कहें या मुख्यमंत्री जी कुछ कहें, लेकिन वहां की जनता के बीच यह सियासी मुद्दा है और बना रहेगा, खत्म होने वाला नहीं। क्योंकि पॉलिटिशियंस ने लिखने के अलावा भी जनता को इतना जागरूक कर दिया है कि वो उनसे हिसाब मांगते हैं। बेशक चुनावी सभाओं में चटकारे कुछ भी लेते हो, लेकिन अपने हक के लिए वो जरूर ध्यान रखते हैं कि क्या हुआ और क्या जवाब मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी अतिथियों का, हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत।